सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि लता सुर गाथा नाम की जो बुक है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा यतीन्द्र मिश्रा। तो लता मंगेशकर जी के ऊपर लिखी गई है ये बुक जिसका नाम क्या है, लता सुर गाथा। और आपको बता दूं इस बुक को अभी नहीं लिखा गया, ये तो पहले ही लिखी जा चुकी है। तो फिर आप कहोगे फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इस बुक का अंग्रेजी एडिशन आया है जिसे जनवरी 2023 में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और उस अंग्रेजी एडिशन का नाम क्या है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक, जिसको ट्रांसलेट किसने किया, ईरा पांडे ने। और जो इसकी ओरिजिनल बुक है जो हिंदी में है जिसका नाम यह है लता सुरगाथा, उसे किसने लिखा है, लेखक और कवि यतीन्द्र मिश्रा ने। आपको बता दूं इस बुक को 2016-17 में 64वां 64th नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मामी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग का सिनेमा अवार्ड भी मिल चुका है। और लता जी से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि एक तो 2019, 2020 और 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया। 2019 का तो मिला है शैलेंद्र सिंह को, 2020 का मिला है आनंद मिलिंद को और 2021 का किसे मिला, कुमार सानू को। मतलब हर साल संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा इसी तरह का एक और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार यह भी किसे मिला, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आप जानते हो इनके नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा इंदौर में। और अभी अयोध्या में एक घाट क्रॉसिंग यानी कि एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया, लता मंगेशकर चौक। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न मिल चुका है। कब? सन 2001 में। 2007 में इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। तो इनसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो न्यूज में थे। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाएगी, तो आंसर होगा शशि थरूर के द्वारा। हाँ, अभी इसे लिखा नहीं गया है, इसे लिखा जाएगा। और कौन लिखेगा, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर। उन्होंने कहा कि ये जो बुक है ये बी आर अम्बेडकर जी के जीवन और उनके समय के बारे में बताएगी। बी आर अम्बेडकर जी, इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब दिया गया, भारत रत्न 1990 में। आपको याद है अभी एक राज्य है जिसने अपने सचिवालय का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसने? तेलंगाना ने। अभी दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ही रखने की घोषणा की थी। और शशि थरूर से भी आपको याद आएगा कि इनको भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसको कहते हैं शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर। और यतीन्द्र मिश्रा के बारे में अभी हमने पढ़ा था, लता सुर गाथा नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। और अभी ये बुक चर्चा में क्यों आई थी, क्योंकि इसका इंग्लिश एडिशन ये आने वाला है। उसका नाम होगा अ लाइफ इन म्यूजिक। उसको ट्रांसलेट किया है ईरा पांडे ने। अभी जे सिंह इन्होंने एक बुक लिखी है द मैकमोहन लाइन। और संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर होगा अपर्णा बाल मुरली ने। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को। वहीं हिंदी फिल्म जो तानाजी है उसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म एंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला है। और जो तानाजी के एक्टर हैं अजय देवगन और जो सोरारई पोट्रू के एक्टर हैं सूर्या, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस रही है अपर्णा बाल मुरली सोरारई पोट्रू मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, सच्चिदानंद के आर। इनको एक मलयालम फिल्म है ए के अय्यप्पनम कोशियुम, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इसी तरह से आपको ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में भी याद रखना है। 2022 में कौन से नंबर के थे, 94th नंबर के थे। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग के लिए।
तो इतना आपको याद रखना है। तो जब भी फिल्म अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो 4 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। और अभी आप जानते हो 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा आशा पारेख को। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला, तो आंसर होगा सृष्टि बख्शी। तो भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता है, सृष्टि बख्शी उनका नाम है, जिनको लिंग आधारित हिंसा और समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उनकी इस पैदल यात्रा पर वुमेन ऑफ माई बिलियन नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। नाम है इनका सृष्टि बख्शी। और इसी तरह से अगर आपको याद हो तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने अभी पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता था। ये सुएला ब्रेवरमैन अभी यूके की गृह सचिव भी बनी थी। उसके अलावा भारतीय लेखिका और कवयित्री हैं मीना कंदासामी, जिन्होंने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता। और अभी 4 लोगों को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। उसमें से एक भारतीय थी, कौन? डॉक्टर राधिका बत्रा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, अभी 31वां व्यास सम्मान किसने जीता? हम बढ़ेंगे आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ को। तो अभी पोषक अनाज अवार्ड 2022 ये छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया। और क्यों दिया गया? तो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, इसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया। तो एक्चुअली में मोटे अनाज की कुछ फसलें हैं जैसे कि कोदो, कुटकी और रागी, ये मोटे अनाज है। और आप जानते हो मोटे अनाज ये पोषण से भरपूर होते हैं। और आपको तो याद भी होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो याद रखना, ये जो रागी हो गया, कुटकी हो गया और कोदो हो गया, इसे एमएसपी पे खरीदेगा छत्तीसगढ़ और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस तरह से इन मोटे अनाजों को ये बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ और इसीलिए छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज पुरस्कार 2022 दिया गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन को भी शुरू किया था। और मैं पूछूं कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। अच्छा, भारत का पहला ग्रीनफील्ड आधारित इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे खुला? पूर्णिया, बिहार में। तो देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा स्वांते पेबो ने। ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं स्वांते पेबो, जिन्हें विलुप्त हो चुके होमिनिन्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए, या आप सीधा सा यूं कह सकते हो जीनोम और मानव विकास से संबंधित रिसर्च के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया। किसे? स्वांते पेबो को। तो एक बार फिर हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? इस बार प्रश्न उल्टा करके पूछ लिया गया, नाम दे दिया और पूछ लिया किस फील्ड में जीता इन्होंने। तो आंसर होगा भौतिकी में, फिजिक्स का। तो इन तीनों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या नाम है इनके? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। तो उन्होंने उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ये पुरस्कार जीता है। सिंपल से अगर एक लाइन में आप बोलोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है 2022 का। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो आंसर होगा स्वांते पाबे को। नोबेल पुरस्कार आपको बताया ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया या किसके नाम पे ये दिया जाता है? तो जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस वगैरह में। और इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो पीस वाला है, शांति वाला, वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और एक और प्रश्न आपने पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था उन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला?
तो वो थे अभिजीत बनर्जी। 2019 में मिला था उनको इकोनॉमिक्स का। वैसे नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की बात करेंगे तो 1895 में हुई। पहली बार दिए गए थे 1901 में, लेकिन याद रखना जो इकोनॉमिक्स है उसका दिया गया था, यानी कि वो शुरू किया गया था 1968 से। तो ये कुछ फैक्ट्स भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहां पर बनेगा। तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावनगर, गुजरात में सीएनजी टर्मिनल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो गुजरात के भावनगर के पास स्थित ये दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इसका निर्माण 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और इस विशाल सीएनजी टर्मिनल परियोजना की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। यह अभी 2023 में बनना शुरू होगा और 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म बताया अभी आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। साथ में आपको याद रखना इससे रिलेटेड एक प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। आप जानते हो भारत का पहला इथेनॉल प्लांट ये कहां पे इसका उद्घाटन हुआ था? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। और बताओ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा असम में। अच्छा, एलपीजी जो आपके घरों में यूज होती है वो क्या है? एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और उसमें जो वो लीक होती है तो स्मेल आती है, उस स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और आप जानते हो भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के पहले निजी यानी कि प्राइवेट एलएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। एलएनजी मतलब हो गया लिक्विड नेचुरल गैस। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए कि बताओ भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो आंसर होगा फिर गुजरात। ये तो हमने भारत में बात कर ली। अगर विश्व में पूछेंगे तो वो कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, कोस्टल लाइन है? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो आंसर होगा केरल की है ये। तो केरल की पुल्लमपारा पंचायत ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन चुकी है। एक्चुअली में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था डिजी पुल्लमपारा, और इसी प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, इन सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन एक्सेस के बारे में जनता को डिजिटल रूप से साक्षर किया गया। तो ये नाम याद रखना। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहां पे किया गया था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार पंचायती राज प्रणाली ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा राजस्थान। मतलब पहली बार पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान के नागौर जिले में, ये बात है 2 अक्टूबर 1959 की, वहां पे इसको अपनाया गया था। तो दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान था। और आप जानते हो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को होता है। आपको याद होगा अभी यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो केरल का नीलांबुर था, और केरल का त्रिशूर था, और एक तेलंगाना का वारंगल था। और बताओ भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा केरल में। अभी संतोष ट्रॉफी जिसका आयोजन कहां पे होता है? केरल में। 2022 में ये इसका 75वां संस्करण था जिसको जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चलो बताओ भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड।
और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। इसको किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड ने ही। अच्छा, केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना? तो ये आंसर होगा पेरुम कुल्लम गांव। और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन होगा 2023 में, तो आंसर होगा केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्या केरल के 2 क्लासिकल डांस के बारे में आप बता सकते हो कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई? तो आंसर होगा गांधीनगर और मुंबई के बीच। तो वंदे भारत ट्रेन, याद रखना, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये अभी 2 ट्रैक पर चल रही है। पहली चली थी दिल्ली से कटरा, कटरा ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, दिल्ली कटरा के बीच में। दूसरी चली दिल्ली और वाराणसी के बीच में। और अब तीसरी चलेगी गांधीनगर से मुंबई। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। आप जानते हो वंदे भारत का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ट्रेन 18। इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये भी याद रखो। और वैसे टारगेट क्या है इसका? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना। अच्छा, आपको याद है भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा सूरत में। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 है। नवीनतम बना था 18वां, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। अच्छा, क्या कोई मेट्रो भी रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस। कौन सा? कोलकाता मेट्रो। बाकी आप जानते ही हो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। और आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले कौन थे? जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा बताओ, रेल मंत्रालय ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। तो भारतीय रेलवे ने, आपको याद होगा, स्वचालित ट्रेन और कवच क्या है? तो भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था, उसी का नाम है कवच। यानी कि एक पटरी पे अगर आमने सामने ट्रेन आएगी तो उनको टकराने से रोकेगा ये। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में। और गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है, बताओ उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा ने जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो उड़ीसा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। मतलब जनजातियों के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि उनकी संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, सबके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और अभी इसको लॉन्च किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 338A के तहत। चलो मुझे बताओ, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा हेमानंद बिस्वाल। आपको याद है उड़ीसा ये बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। और भारत की अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। वैसे वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आप जानते हो इंदौर में एक रेलवे स्टेशन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम अभी एक ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रख दिया गया। चलो बताओ, देश का पहला कोचिंग हब ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। तो राजस्थान सरकार ये प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं और कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराकर देश का पहला कोचिंग हब तैयार कर रही है, जिसमें विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये कहाँ पे बनेगी? जयपुर के प्रताप नगर में। तो 65,000 वर्ग मीटर की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पे सभी कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह पे होंगे। यहीं पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, साइबर लैब, मनोरंजन केंद्र, जिम, हेल्थ क्लब, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, जॉगिंग पार्क, साइकिलिंग ट्रैक, हॉस्टल, मतलब हर तरह की उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर होंगी। मतलब उन्हें कहीं यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोचिंग से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग देने के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? अनुप्रीति योजना।
उत्तर प्रदेश ने भी इसी तरह की एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है अभ्युदय योजना। और झारखंड ने भी शुरू की थी इस तरह की एक योजना, उसका नाम है सारथी योजना। और जयपुर से याद आएगा, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही तैयार हो रहा है। और देश का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर ये भी आपको मिलेगा जयपुर में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक फुटबॉल फील्ड के जितनी बड़ी स्पेस लैब है। इसकी स्थापना 1998 में अमेरिका और रशिया ने की थी। और इस पे क्या होता है, पृथ्वी से उड़ान भरने वाले बड़े बड़े जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो उतरते हैं। यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद है। और याद रखना, इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो रशिया है उसने कहा था कि वे जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अगर हम प्रश्न की, तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली यूरोपीय महिला कमांडर बनेंगी। है कहाँ से ये? इटली से है। अच्छा, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। हमने ये नहीं बोला कि ये पहली महिला होंगी, हमने ये कहा ये पहली यूरोपीय महिला होंगी। मतलब इनसे पहले भी और कई महिला रह चुकी हैं इस पद पे, लेकिन वो सब अमेरिकन थी। ये पहली यूरोपीय है। कहाँ से हैं? इटली से हैं। क्या नाम है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अच्छा, 2-3 महिलाओं के नाम मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि करंट अफेयर्स कितना ध्यान से आप पढ़ते हो। तो एक तो लिसा स्टालेकर का नाम आपने सुना होगा। पहले तो ये बताओ ये है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं ये। क्या कारनामा किया, इनका नाम क्यों न्यूज में आया? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आप जानते हो राशिद अल मखतूम का नाम यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई थी ये। और एक मैग्डेलेना एंडरसन का नाम स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी सितंबर 2022 में आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह को। तो याद रखना, अब अनीश दयाल सिंह ये आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है। अभी तक जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल थे, कौन? सुजॉय लाल थाउसेन, अब इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। असम राइफल्स के प्रमुख प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अतुल करवाल। सीआईएसएफ के कौन है? शीलवर्धन सिंह हैं। बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल के अभी 24वें प्रमुख कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन है? M.A. गणपति हैं। तो ये नाम भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय भादु को। तो अभी अजय भादु को चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी कुछ समय पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? राजीव कुमार बने थे। और कौन से नंबर के बने थे? तो 25वें नंबर के बने थे। और यहीं से 2 स्टैटिक प्रश्न आप जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? तो आंसर होगा वीएस रमा देवी। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना भी याद रखो 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। वैसे 25 जनवरी को एक और डे होता है, चलो कमेंट बॉक्स में आप ही लिख के बता दो कौन सा डे होता है। बाकी आप जानते हो अभी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने थे? समीर वी कामत। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश एन पटेल बने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा अनिल कुमार को। तो अभी हाल ही में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक
अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो साल 1951 में स्थापित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ये 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, जिसके अभी उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। आपको याद है अभी अनीश दयाल सिंह ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे, हमने कल परसों ही पढ़ा है। और अभी हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल, ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन बन गए? आर वेंकटरमणी। और हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष कौन चुने गए? दिलीप तिर्की चुने गए। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में वाणिज्य विभाग में किसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुनील बर्थवाल को। तो अभी सुनील बर्थवाल को वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनकी जगह ली है? बीवीआर सुब्रमण्यम की। आप जानते हो अभी आईसीएमआर के नए डायरेक्टर जनरल बने थे डॉक्टर राजीव बहल। अभी संसद टीवी के नए सीईओ बने थे उत्पल कुमार सिंह। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रमुख चुने गए कल्याण चौबे। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए कि सितंबर 2022 में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा आकाश अंबानी को। तो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जियो, इसके प्रमुख आकाश अंबानी को अभी टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। तो इस टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य या विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। आप जानते हो इसी साल जून के महीने में आकाश अंबानी ये रिलायंस जियो के अध्यक्ष बने थे। अभी आप जानते होंगे एक तो अहमदाबाद और एक केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 के रूप में चुना गया था। और अभी टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी जिसमें 3 भारतीय थे। कौन कौन? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। इसके अलावा याद रखना जो जियो है ये यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला फाइबर प्लांट बनाएगी। कहाँ पे? हजीरा, गुजरात में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए सितंबर 2022 में जारी हुरुन की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पे कौन रहे? तो आंसर होगा निखिल कामत। तो ब्रोकरेज एप्लीकेशन है जेरोधा, उसके को फाउंडर है निखिल कामत और वे यूनिकॉर्न की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर रहे। इस लिस्ट में 40 साल की उम्र से कम के ऐसे लोगों को रखा गया है जो सेल्फ मेड अरबपति बने हैं। इसमें दूसरे स्थान पर ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल है। तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा फिर से इंदौर। तो केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार 6ठी बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। वहीं अगर बड़े राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ये पहले स्थान पे रहा, छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पे रहा। और सबसे स्वच्छ शहर हमने कहा इंदौर रहा मध्य प्रदेश का, दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत रहा और तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा। अच्छा, इंदौर आपको पता है इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर भी बना था। अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर पूछोगे तब भी आंसर होगा इंदौर। और आपको याद होगा अगले साल जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इसका आयोजन ये इंदौर में ही होगा। चलो बताओ अभी देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में ही। और आपको याद हो तो लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण भी इंदौर में ही किया जाएगा। चलो बताओ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 ये किस किस ने जीता था? इंदौर और सूरत ने। अभी स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर ये आपका इंदौर ही था। दुनिया में केवल 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो भारत का इंदौर और एक इंडोनेशिया का जकार्ता। तो इंदौर से संबंधित ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए, करंट अफेयर्स में थे, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए
बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा तेलंगाना। आपको पता है अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए पहला पुरस्कार मिला तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा को और तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। वहीं अगर छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पहले स्थान पर रहा, उसके बाद दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव रहा। वहीं अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। वहीं उसमें बड़े राज्यों में बात करोगे तो मध्य प्रदेश टॉप पर था और छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर था। वैसे अगर टॉप 3 आप देखना चाहो तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे महाराष्ट्र। वहीं छोटे राज्यों में पहले स्थान पे आपने कहा त्रिपुरा, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे उत्तराखंड। अच्छा, यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रख लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। कि जैसे अभी राष्ट्रपति जी ने एक ऑडियो वीडियो गीत भी जारी किया जिसका विषय था गर्व, एक तो ये याद रखना। एक सफाई मित्र सुरक्षा की श्रेणी में सर्वोत्तम शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति को और उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला। वहीं कर्नाटक में शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको और बता दिए, इनको भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी सितंबर 2022 में जयंती पटनायक का निधन हो गया, वे कौन थी? तो आंसर होगा राजनेता। तो उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जानकी वल्लभ पटनायक, उनकी पत्नी थी ये। अब आप लोग कहोगे कि मुख्यमंत्री तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या उनके पत्नी और उनके बच्चों को भी पढ़ाओगे? तो नहीं, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है, सुनो क्यों। क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो नाम तो इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल वुमेन कमीशन की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फिर आंसर होगा रेखा शर्मा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के, ये भी याद रखो। और यूं बताओ कि पहली भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके पास में। आप जानते हो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अभी ये दूसरी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये है। और पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आप जानते हो माधवीपुरी बुच बनी है। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। फिर उसके बाद दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। और वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शहीद हैं ये, मालदीव के हैं ये। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जिनके जन्मदिन को आप राष्ट्र महिला दिवस के रूप में मनाते हो। अब बता दो कब मनाते हो राष्ट्र महिला दिवस? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अक्टूबर 2022 में सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तुलसी तांती। तो सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती का अभी 64 ईयर की उम्र में निधन हो गया। तो तुलसी तांती, इन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी की स्थापना के साथ भारत में पवन ऊर्जा क्रांति की अगुवाई की। और याद रखना, वे भारत के पवन पुरुष के रूप में जाने जाते थे। अभी आपको याद होगा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका भी निधन हो गया। और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, कौन? कमल नारायण सिंह, इनका भी निधन हो गया। इनकी खास बात क्या थी? सबसे कम समय तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, मात्र 17 दिनों के लिए।
और भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले बीके सिंघल का भी अभी निधन हो गया। और बीके से एक अपॉइंटमेंट आपको याद कराया था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अभी नए अध्यक्ष बने थे कौन? बीके त्यागी। ये नाम भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में सबसे कम गेंदों पर 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार ने। अब देखो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां इस एक प्रश्न में 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि सूर्य कुमार यादव इन्होंने T20 इंटरनेशनल में ये सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 1000 रन बनाने के लिए 573 गेंदें खेली और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ा है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 604 गेंद खेली थी। अच्छा, इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वे T20 क्रिकेट के इतिहास में 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं आपको बता दूं, दुनिया में अगर बात करोगे तो वेस्ट इंडीज के जो ऑलराउंडर हैं किरोन पोलार्ड, उनके नाम सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। कितने? 614। और तीसरा पॉइंट यहां से आप ये याद रखो कि विराट कोहली T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 337 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है। तो इस एक प्रश्न में ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनका याद रखना नाम। एक नाम सूर्य कुमार से संबंधित था, एक रोहित शर्मा से, और एक विराट कोहली से संबंधित प्रश्न बताए। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। तो रेडबुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, जिन्होंने अभी सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है। तो आप याद रखना सर्जियो पेरेज ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे किस कार कंपनी के ड्राइवर थे? और एक प्रश्न का ये भी उत्तर दो कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? जबकि मैं आपको बता दूं, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉमसन हेरा को। बाकी 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग दो, हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व में वृद्धजनों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। बात करोगे इस बार की थीम क्या है? तो बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। आप जानते हो वृद्धजनों से संबंधित 3 डे मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो ये हो गया, एक होता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को होता है। और एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। सामाजिक व अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद के लिए एक पोर्टल शुरू किया था। आप लोग बताओ उस पोर्टल का नाम क्या है? कई बार हम पढ़ चुके हैं, जब भी ये मंत्रालय आता है मैं इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आपको बताता हूं, वहां पे इसका भी जिक्र होता है। देखो वैसे 1 अक्टूबर को 2 डे और मनाते हैं, एक तो विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे, तो वो भी आप याद रखना। तो उस पोर्टल का नाम याद नहीं है तो अब याद रख लो, उसका नाम है सेज पोर्टल। फुल फॉर्म होती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और वैसे सामाजिक व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। याद रखना। अब ये बढ़ते आगे। फिर बताइए विश्व कृषि पशु दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। तो हर साल विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन महात्मा गांधी जी की जयंती का प्रतीक है, आप जानते ही हो। और ये दिन उन जानवरों की अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु को उजागर करने के लिए समर्पित है जिन्हें भोजन के लिए पाला जाता है और वध किया जाता है। और 2 अक्टूबर को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और अभी पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये कब शुरू हुआ था?
2 अक्टूबर 2014 को, जिसका उद्देश्य था खुले में शौच पर रोक लगाना। और फिर 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया, ओपन डिफिकेशन फ्री। और अभी आप जानते हो 2 अक्टूबर को ही भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी हमने 118वीं जयंती भी मनाई है। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला था। पूरी बात ध्यान से सुनना। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत में हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। और 2022 में हम ये 68वां यानी कि 68 नंबर का वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर से ये सारे पॉइंट आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है और इसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये याद दिलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। इसे पहली बार 1986 में केन्या के नैरोबी में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया। कहां से? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दुगना करना, मतलब जो पशुपालक किसान है उनकी इनकम को बढ़ाना। और कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें अनुदान के साथ दी जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने यूं नहीं बोला कि फ्री में मिलेगी। एक दो पहुंच जाओ वहां पे कि भैया भैंस दे दो, मतलब इसमें कुछ पैसा कम करके आपको भैंसें दी जाएगी। जैसे ST SC वाले जो पशुपालक है उन्हें 75% तक का अनुदान मिलेगा, जो सामान्य है उन्हें 50% तक का। जैसे 2 लाख रुपए की भैंस आती है तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगी। तो यह है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। अच्छा, डेयरी से आपको याद आएगा नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया जाता है। चलो बताओ, देश का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। आपको याद होगा भी केरल सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू किया था, जिसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध और अंडे दिए जाएंगे। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी, जिसमें 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अच्छा बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा जेरी। और अगर मैं आपसे पूछूं किसानों की इनकम को डबल करने के लिए जो समिति बनी थी, कौन सी? अशोक दलवई समिति बनी थी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन शुरू की? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने शुरू की है ये आसरा पेंशन। तो अभी कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये आसरा पेंशन की शुरुआत की है। तो इस योजना में वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी। चलो बताओ, अभी रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? पूछ रहे हैं, बताओ। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हम इस प्रश्न को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये खबरों में था, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा, डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न बनेगा इस तरह का कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। और टाइगर से आपको याद आएगा वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस, ये हम 29 जुलाई को मनाते हैं।
और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इससे पहले 52वां बना था रामगढ़ विषधारी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और आप जानते हो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, ये राजस्थान से है। अच्छा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और एक ऑटोबायोग्राफी भी है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसने लिखा है इसको? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहाँ पे बनेगा? करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न है ये, उत्तर दो इसका। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने सत्यनिष्ठा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने सत्यनिष्ठा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में पुलिस के द्वारा लाया गया ये राज्य में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पुलिस को अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। आपको याद होगा अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था JK कॉप। अभी हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। चलो आप मुझे बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल लॉन्च किया था।